संधान ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। आज का विषय है गज़ल का नया आयाम साये में धूप, और इसके लिए हमें आज उपलब्ध हुए हैं रिसोर्स पर्सन के रूप में डॉक्टर सुल्तान अहमद। डॉक्टर सुल्तान अहमद सरसपुर आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में सीनियर अध्यापक हैं और वर्षों से वे अध्यापन कार्य के साथ साथ लेखन कार्य करते रहे हैं। हिंदी साहित्य में ही नहीं, उर्दू साहित्य में भी अपनी पहचान रखने वाले सुल्तान अहमद की 5 पुस्तकें जो कविता संग्रह हैं, जिनकी 5 कविता संग्रह और 2 गज़ल संग्रह, इसलिए कवि के रूप में पहचाने जाते हैं। ठीक इसी तरह आलोचना निर्मल वर्मा पर उनकी पुस्तक है और अनुवाद में भी उन्होंने 3 अनुवाद किए हैं। समय समय पर पहल, उद्भावना और आलोचना में आपकी रचना प्रकाशित होती रही हैं। सुल्तान अहमद जी का मैं संधान में हार्दिक स्वागत करता हूं। गज़ल के बारे में उर्दू और हिंदी में सामान्य पकड़ रखने वाले, समान समझ रखने वाले ऐसे बहुत कम लोग हैं, और जो लोग हैं उनमें से हैं सुल्तान अहमद। तो दुष्यंत कुमार पर जाने से पहले मैं पुनः एक बार सुल्तान सर का स्वागत करता हूं और उनसे गुजारिश करूंगा कि सुल्तान अहमद का दुष्यंत कुमार जी का सामान्य परिचय देते हुए गज़ल क्या है इस पर अपनी बात कहें। सुल्तान अहमद। दुष्यंत कुमार का गज़ल संग्रह साये में धूप 1975 में प्रकाशित हुआ। यह आपातकाल का भी समय था। उस दौर में इनकी गज़लों में विद्रोह की भावना बहुत ज़बरदस्त ढंग से दिखलाई देती है। उनका पहला शेर उनके संग्रह का, कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, और ऐसे तमाम शेर एक जादू सा डाल देते हैं। दुष्यंत कुमार ने सिर्फ गज़लें लिख कर के गज़लों में नया आयाम जोड़ दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो कोशिश की वो कविता में गज़ल के माध्यम से नया आयाम जोड़ने की, ताकि एक जो दूरी है पाठकों के बीच वह कुछ कम हो। हालांकि इसमें थोड़ी सी अतिशयोक्तियाँ भी उन्होंने की हैं, इनका जिक्र भी हम लोग आगे चल कर के करेंगे। और दुष्यंत कुमार को लेकर हम कविता के सिलसिले में उनके पहले के जो काव्य संग्रह हैं उनको भी देखें। सूर्य का स्वागत और जलते हुए वन का वसंत इत्यादि, या ये जो है आवाज़ों के घेरे में, और एक काव्य नाटक जो उनका बहुत ही प्रसिद्ध है, एक कंठ विश्वाई। इनके सिलसिले में ऐसा लगेगा कि उनकी उपलब्धि के रूप में बहुत से लोगों ने स्वीकार किया कि साये में धूप उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसका एक घाटा भी हुआ कि सारे लोगों का ध्यान सारे के उन कृतियों से हट गया। उनका जो मूल्य है, अब ये एक जादू है कि साये जो उनकी एक कंठ विश्वाई है वह क्या कहते हैं, मुक्त छंद नहीं, लोगों ने अछांदस कविता के रूप में उसका मूल्यांकन किया, जबकि वह हमारी जो चौकल की आवृत्तियों का पूरी तरह से मुक्त छंद पर आधारित कविता है। उसे अगर हम देखेंगे तो उसका मूल्यांकन करने की जो परंपरा थी वो थोड़ी हल्की हुई। उनकी जो आवाज़ों के घेरे में या सूर्य के स्वागत की कविताओं का थोड़ा सा अवमूल्यन हो गया, और वो नहीं होना चाहिए था। बहरहाल हम लोग अब साये में धूप की तरफ ही बढ़ते हैं। सर, साये में धूप में जाने से पहले मैं अपने विद्यार्थियों के लिए ये जानना चाहूँगा और अपने लिए भी कि क्या कारण है कि कोई कविता सामान्य तौर पर कविता या कोई छंद के रूप में पहचानी जाती है, लेकिन गज़ल जो अपना एक अलग पहचान रखती है, तो हम सामान्य कविता से गज़ल को किस तरह से अलग करें? सबसे पहले तो हम गज़ल की 2-3 परिभाषाएं जान लें। एक बहुत पुरानी परिभाषा हुआ करती थी कि गज़ल औरतों से बातचीत है जी, लेकिन इससे लगा कि ये बहुत सीमित हो गई जी, तो इसको थोड़ा सा और विस्तार दे दिया गया कि गज़ल औरतों के बारे में बातचीत है। लेकिन वास्तव में गज़ल ने कभी अपने आप को इतने में सीमित नहीं किया।
फिर एक परिभाषा बाद में आई कि गज़ल झाड़ियों में फंसी हिरनी की चीख है, यानी कि दर्द। अब ये क्या होता है कि जो एक निजी बात थी, यानी इश्क की बात, उससे अलग हट करके कहीं वैयक्तिक पीड़ा को, वैयक्तिक चाहे जैसी भी हो, समाज से जुड़ी, उन सब को सामने लाने की कोशिश करती है। और बाद में ये भी परिभाषा आई कि गज़ल विद्रोह की अग्नि ऋचा है। मगर हम लोग सिर्फ इतना मान करके चलेंगे कि गज़ल एक ऐसी विधा है जो एक काव्य की ही विधा है, और इसे हम गज़ल को काव्य की अन्य विधाओं से, मैं तो यह कहूँगा अछांदस कविताओं से भी अलग करके नहीं देखेंगे, नज़मों से भी अलग करके हम नहीं देखेंगे, दोहों से भी अलग करके नहीं देखेंगे। गज़ल एक विधा है और उस विधा की कुछ शर्तें हैं, जैसे कि हर मिसरा एक ही बहर में होना चाहिए, पूरी गज़ल का हर मिसरा एक ही बहर में होना चाहिए। रदीफ़ और काफ़िए होने चाहिए, उसमें मतला होना चाहिए, मतले में पहले दोनों मिसरों में रदीफ़ और काफ़िया का होना लाजमी है, और इसके बाद हर दूसरे मिसरे में रदीफ़ और काफ़िए का होना ज़रूरी है। और अंत में मक्ता, यह हिंदी गज़ल की विशेषता नहीं, हिंदी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन उर्दू में ये चीज़ पाई जाती है। त्रिलोचन ने किया है, और आम तौर पर कि उर्दू में तो ये रिवायत ही रही है कि अपने तखल्लुस का इस्तेमाल किया जाए। तो यह चीज़, लेकिन बात सबसे बड़ी खूबी क्या होती है कि ये गज़ल में नज़्म की तरह से सारी की सारी बातें पहली पंक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति तक आवयविक एकता हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक माहौल जो होता है वो पूरी कविता में एक जैसा होना चाहिए। माहौल एक जैसा हो, तब जाकर के वो गज़ल से आपस में जुड़ती है, बाकी तो सारी बाहरी चीज़ें जो जोड़ती हैं। जैसे कि त्रिलोचन ने सर ऐसा कि मुसलसल गज़लें लिखी और गैर मुसलसल गज़लें लिखी, लेकिन जो मुसलसल गज़लों के नाम पर एक भ्रम ये हो जाता है, असल में वो होती हैं नज़्म ही, उन्हें नज़्म के रूप में ही लिया जाना। जैसे मान लीजिए कि दुष्यंत, वो उनके शमशेर बहादुर सिंह की एक नज़्म, ज़माने भर का कोई इस कदर अपना न बन जाए कि अपनी ज़िंदगी खुद आपको बेगाना बन जाए, ये मुक्तिबोध को लेकर के लिखी। पूरी जो गज़ल है वो आपस में, वो ये जो पूरी नज़्म गज़ल के फॉर्म में दिखलाई देती है, लेकिन आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए उसको नज़्म कहा जाना ज़्यादा, तो मुसलसल गज़ल की जगह पर ज़्यादा बेहतर। गज़ल की जो हर शेर का स्वतंत्र होना एक विशेषता है। मतलब साधारण आदमी भी अपनी बात को कहने की जो कोशिश करता है वो कर सकता है, और नज़्म को लेकर के एक बहुत बड़ा ज़ब्त, बहुत बड़ा संयम चाहिए, जिसकी इसमें जो है न भी हो तो भी अपनी बात रखी जाए, छूट न जाए। जी। इसलिए ये इसकी उपयोगिता बनी रहती है। दुष्यंत के एक गज़ल को लेकर के यहाँ पर अपने विद्यार्थियों को हम समझाना चाहेंगे, जिससे कि उनको ये बात सहूलियत रहे। हाँ। दुष्यंत की गज़ल है, हाँ। हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अब यहीं हम 1 मिनट के लिए रुक जाएं। ये जो है मतला है जी, माथा। अब आप इसमें देखेंगे पिघलनी और निकलनी ये काफ़ियाँ हैं जी। और चाहिए जो है वो रदीफ़ है। और सारी की सारी जो बहर है जी, वो कैसे अलग अलग रुकनों में हो गई है जी। ये फाइलातुन, गाल गागा, पीर पर्वत, हाँ गाल गागा, सी पिघलनी, गाल गागा, और अंत में जो है चाहिए गालगा। तो इसी क्रम में अब किसी भी, अब ये कह दें कि नहीं इस पहले मिसरे में तो ऐसा होगा और दूसरे में नहीं होगा, वो नहीं चलेगा। हर एक में एक जैसा ही होना चाहिए बहर, यानी कि एक भी अक्षर, मतलब उर्दू में तो अक्षरों को ही देखा जाता है, हम लोग क्या हिंदी में गुरु और लघु को, एक लघु की जगह गुरु और गुरु की जगह लघु नहीं आ सकता है, और इसकी हमें पहचान होनी चाहिए। इसको हम मतला कहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इस मतले में पिघलनी और निकलनी दोनों में काफ़ी हैं, चाहिए जो रदीफ़ है वो दोनों में है। अब आप दूसरा मिसरा देखेंगे, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। तो इसमें पहले मिसरे में आपको काफ़िया और रदीफ़ नहीं दिखलाई देंगे, और होना भी कोई ज़रूरी नहीं। अगर मान लो होता तो क्या होता, तब उसको मतला ही कहते और उसे सानी मतला कहते हैं। मतलब 2 बार आ जाता। और कभी कभी तो ऐसी भी गज़लें कहीं जो सारी की सारी
पाँच जो है वो शेर मतले में ही है, या 10-10 शेर भी मतले में है, लेकिन वो प्रयोग ही होता है आमतौर पर। इसे प्रयोग, ये जो है रिवायत है उसकी कि दूसरे मिसरे में रदीफ़ और काफ़िए का होना अनिवार्य है। जैसे पहली पंक्ति हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए जी, तो ये सानी उला या सानी मिश्रा इसमें ये उला मिसरा कहलाएगा, ये उला और मिसरा दूसरा जो मिसरा वो सानी मिसरा कहलाएगा। और वैसे ही अब दूसरे शेर में भी जो पहले जो शेर है, पहला जो मिसरा है वो उला मिसरा कहलाएगा, और दूसरा सानी, और सानी मिसरे में रदीफ़ और काफ़िए का होना ज़रूरी है। मक्ते जो जैसे अब हमने यहाँ मतला तो दिखाई दिया, और सामान्य शेर भी दिखा दिया। मक्ता जैसे कि वो गालिब का कोई एक शेर जो है जिसमें काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, हाँ शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो इसमें गालिब का तखल्लुस आया हुआ है, तो ये जो तखल्लुस है वो मक्ते में ज़रूरी है। हर जगह जो है कभी होना ज़रूरी नहीं है। और हिंदी में जब से प्रिंटिंग का माध्यम शुरू हुआ है तो लोग नहीं भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोग करते भी हैं, तो आपकी इच्छा के ऊपर। यानी गज़ल की शुरुआत मतला से होती है, और अंत जो होता है मक्ता से होता है जी। तो ये अंतिम जो शेर होता है गज़ल, उसमें तखल्लुस होना चाहिए। अगर तखल्लुस नहीं है तो उसे मक्ता नहीं कहेंगे, आखिरी शेरी कहेंगे, आखिरी शेरी कहेंगे। इसके साथ साथ जैसा कि आप पहले ही कह चुके हैं कि सिर्फ एक पुस्तक साये में धूप वो नया आयाम है, ऐसा नहीं, उनकी जो अन्य कृतियाँ हैं। लेकिन चूँकि आज का विषय हमारा यही केंद्रित है कि साये में धूप किस तरह गज़ल के क्षेत्र में एक नया आयाम उपस्थित करता है, तो जो उसकी सामाजिक चेतना है, राजनीतिक चेतना, और जो रोमानियत या इश्क के बारे में उनकी जो बातें हैं, हम लोग यहाँ थोड़ी सी, हम सिर्फ ये नहीं कि हम जिसके बारे में बातचीत कर रहे हों तो सिर्फ उसकी तारीफ़ ही की जाए। ज़रूरी है कि हम उनकी आलोचना करने की ओर भी मुखातिब हों, तब हम ज़्यादा बेहतर ढंग से बातों को रह सकते हैं। जैसे मान लीजिए उनका बड़ा मशहूर है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। अगर ये आप दुष्यंत कुमार रचनावली पढ़ेंगे तो उसमें इस गज़ल को छापा गया है ये कह करके इंदिरा गांधी के नाम एक गज़ल, जो दौर था उस समय। हाँ, अब वो विद्रोह में लिखी गई गज़ल थी, मगर अब ये उससे क्या होगा, ऐसा करने से क्या होता है, उसके जो संकेत हैं वो सीमित हो जाते हैं। ऐसा लगेगा जैसे सिर्फ इंदिरा गांधी के खिलाफ ही सोच रहे हैं, जबकि ये एक कविता जो है हर समय में जहाँ भी इस तरह मतलब इस तरह की परिस्थितियाँ हो, चाहे वो दूसरे जो मतलब कांग्रेस के सिवा भी दूसरे जो सरकारें हैं उनकी भी आलोचना करती है। ये क्षमता इस गज़ल में दिखलाई देती है। गज़ल की विशेषता यह नहीं होती है कि वह सिर्फ इश्क की चर्चा करे, लेकिन जिसकी भी चर्चा करे, जो भी विषय, चाहे राजनीति का विषय उठाए, चाहे इश्क का विषय उठाए, लेकिन बहुत ज़्यादा सांकेतिक हो। यह सांकेतिकता इस शेर में दिखलाई देती है। यह आलोचना करती है तो संपूर्ण समाज रचना की कर रही, संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की कर रही है, न कि किसी एक व्यवस्था विशेष की आलोचना करती है। इसलिए यह बड़ी कविता बनती है। इसकी सांकेतिकता आगे, कैसी मशालें लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। तो जो लोग सच्चाई का नाम लेते हैं और ये इंसानियत से जुड़ने का नाम लेते हैं, और वो जब झूठ बोलते हैं तब जो सच्चाई रहती है वो भी हाथ से छूट जाती है। इस दर्द को दुष्यंत कुमार पेश करते हैं यहाँ पर। तीसरा भी जो शेर बड़ा मतलब इस तरह से हम देखें कि हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। तो ये पानी कहाँ ठहर जाता है? सर कांग्रेस की सरकार में राजीव गांधी सिर्फ एक ये जो है ये जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो पूंजी का जो वो वर्चस्व है उनके पास ठहर जाता है, साधारण लोगों तक नहीं पहुंचता है। तो ये जो कवि होते हैं वो साधारण लोगों के पक्षधर होते हैं हमेशा। जो सबसे ज़्यादा दलित, सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ, उनके वो साथ होते हैं। और ये
क्या कहते हैं, स्थायी विपक्ष। स्थायी विपक्ष। कवि जो होता है वो स्थायी विपक्ष होता है। जब भी कोई गलत कर रहा होता है उसकी उसका विरोध आलोचना करता है, और आलोचना करने में उनको सख्तियां भी झेलनी पड़ती हैं, तकलीफ़ें भी उठानी पड़ती हैं। और ये राजनीतिक चेतना दुष्यंत कुमार में पैदा हुई थी, उसे हम लोग देखते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि हम जो है जब ये करेंगे, हम अभी जो इसको हम राजनीतिक चेतना की चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम उनकी कुछ, ऐसा ना हो कि हम अब सिर्फ एक जिस कवि की चर्चा कर रहे हैं उसकी तारीफ़ ही करते रहें, उनकी कुछ खामियों की भी चर्चा करेंगे, वो बाद में कर लेते हैं। सभी हम इसका दूसरा आयाम जो है देख लेते हैं, सामाजिक चेतना का। हम राजनीति को और सामाजिक चेतना को, राजनीतिक चेतना को अलग अलग करके ना देखें, एक साथ में दोनों एक साथ। समाज हमारा विघटित है, एक तरफ पूंजी का वर्चस्व है, हाँ, और दूसरी तरफ जो है वो साधारण लोग परिश्रम से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके परिश्रम का मूल्य नहीं हो रहा है। संसार का सबसे बड़ी चीज़ होती है परिश्रम, और सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रेम। उसकी जगह पर हम क्या देखते हैं, ये हमें क्या दिखलाई देता है कि इनका मूल्य नहीं हो रहा है। जब इनका मूल्य नहीं हो रहा होता है तो कभी उदास होकर के, गुस्से में भर कर ये कहता है, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। अब देखिए इसका विद्रोह कहाँ, कवि का विद्रोह कहाँ कहाँ जाता है। ये मात्र शासन के विरुद्ध नहीं, समाज रचना के विरुद्ध नहीं, ये तो ईश्वर तक के विरुद्ध जा रहा है कि मैं सजदा नहीं कर रहा था, मैं तो दुख से, आज के समाज का जो दुख है उससे इतना जो है मतलब मैं जो झुका हुआ हूँ वो इसकी वजह से है कि जो हम आज की जो थकान है, आज का जो बोझ है, वो राजनीतिक बोझ है, वो सामाजिक बोझ है। और आप ऐसी ही आलोचना उसमें भी देख सकते हैं। लहूलुहान नज़ारों का जिक्र आया तो शरीफ लोग उठे दूर जाके बैठ गए। जहाँ विद्रोह की बात आती है वहाँ लोग साथ देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सिर्फ ऊपरी बातें करने के लिए लोग तैयार हो सकते हैं, और ये इन चीज़ों का प्रभाव